बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक तत्व, जिसमें थर्ड ए उपवर्ग में हमको पढ़ना है बोरान परिवार के तत्व। सबसे पहले आवर्त सारणी में थर्ड ए उपवर्ग के तत्वों की स्थिति की विवेचना करनी है। ये हमें सबसे पहले पढ़ना है। तो बच्चों, आवर्त सारणी के थर्ड ए उपवर्ग में बोरान, Bl, गैलियम, इंडियम और थैलियम स्थित हैं। ये बोरान परिवार के तत्व कहलाते हैं। ये सभी आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में रखे गए हैं, क्योंकि इनमें अंतिम विभेदी इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा के पी उपकोष में प्रवेश करता है। समझ में आ गया? इन तत्वों में बी को छोड़कर शेष सभी धातु हैं, जबकि बोरान अधातु है। इन सभी तत्वों में एल्युमिनियम Al अधिकता में पाया जाता है। क्लियर हो गया? तो बोरान परिवार के तत्वों के प्रमुख गुण या विशेषताएं निम्न हैं। अब पहला हम लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहला लेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सोचो, यहां पर हमने सबसे पहले बोरान लिया, उसके बाद एल्युमिनियम ले लिया, फिर गैलियम ले लिया, इंडियम ले लिया। बस इतने बहुत हैं। इसके निकटतम अक्रिय गैस है हीलियम, और तब विन्यास बनेगा 2s2 2p1। इसके निकटतम है नियॉन, बनेगा 3s2 3p1। इसके निकटतम है आर्गन, तब आएगा 3d10 4s2 4p1। इसके निकटतम है क्रिप्टॉन, और हो जाएगा 4d10 5s2 5p1। अब ये देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, यानी बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लगभग समान है सभी में। तो हम यहाँ बताएंगे कि बोरान परिवार के सभी तत्वों की बाहरी कक्षा का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2np1 होता है। चूंकि
बाहरी कक्षा में 2 और 1 3 है, बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, अतः इन सभी तत्वों को पी ब्लॉक के 3rd A उपवर्ग में रखा जाता है। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, और इसमें प्रमुख चीज क्या है, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP1 है। अब इसके बाद नंबर 2 पॉइंट है संयोजकता। चूंकि बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए इनकी संयोजकता कितनी होगी, 3। तो हम कहेंगे इन सभी तत्वों की संयोजकता 3 होती है। हो गया। अब इसके बाद आते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था, तो ये सभी तत्व प्लस n ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करते हैं। अर्थात ये सभी तत्व, n क्या है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, तो ये सभी तत्व प्लस 3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करते हैं। क्लियर हो गया। अब आते हैं नंबर 4 परमाणु त्रिज्या। तो बच्चों इसके बाद हम केवल हेडिंग डाल रहे हैं और लिखेंगे, आप लोग सुन लें, समझ लें। क्योंकि बोरान 3rd A उपवर्ग का है और ये 2nd A के बाद आता है, तो हमें 2nd A उपवर्ग के तत्वों से इसकी तुलना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, बोरान परिवार के तत्वों की परमाणु त्रिज्या 2nd A उपवर्ग के तत्वों से 2nd A उपवर्ग के तत्वों से कम होती है तथा वर्ग में नीचे आने पर बढ़ती जाती है। क्या हो जाएगा, वर्ग में नीचे आने पर बढ़ती जाती है। इतना समझ में आ गया। तो बच्चों हमने जो बोला है बस वही आप लोग लिखेंगे। हम यहाँ पर बहुत थोड़े शब्दों में लिख रहे हैं, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और समय बहुत लगता है। अब इसके बाद आते हैं घनत्व पर। घनत्व आकार पर निर्भर है। जिसका आकार सबसे छोटा उसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि इसका आकार 2nd A से छोटा है, इसलिए घनत्व 2nd A से अधिक है। तुम क्या बोलेंगे, बोरान परिवार के तत्वों का घनत्व 2nd A उपवर्ग के तत्वों से अधिक होता है और वर्ग में नीचे आने पर घटता जाता है। क्यों, क्योंकि नीचे आने पे आकार बढ़ता है और आकार बढ़ने से घनत्व घटता है। इतना समझ में आ गया। फिर से बता दें कि बोरान परिवार के तत्वों का घनत्व 2nd A उपवर्ग के तत्वों से अधिक होता है। क्यों अधिक है, क्योंकि उसका आकार 2nd A से छोटा है। फिर से, बोरान परिवार के तत्वों का घनत्व 2nd A उपवर्ग के तत्वों से अधिक होता है और वर्ग में नीचे आने पर घटता जाता है। अब आते हैं परमाणु आयतन। परमाणु आयतन क्या है, परमाणु आयतन ये भी आकार पर निर्भर है। क्योंकि इनका आकार 2nd A से छोटा है तो आयतन 2nd A से कम होगा। तो हम कहेंगे बोरान परिवार के तत्वों का परमाणु आयतन 2nd A उपवर्ग के तत्वों से अधिक होता है, नहीं कम होता है, जो वर्ग में नीचे आने पर बढ़ता जाता है। फिर से बोल दे रहे हैं कि बोरान परिवार के तत्वों का परमाणु आयतन 2nd A उपवर्ग के तत्वों से कम होता है, जो वर्ग में नीचे आने पर बढ़ता जाता है। तो बढ़ने का कारण तो आपको मालूम होना चाहिए कि नीचे आने पे आकार बढ़ता है, तो परमाणु आयतन भी बढ़ेगा। अब इसके बाद आते हैं आयनन ऊर्जा। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके। आयनन ऊर्जा, क्योंकि बोरान परिवार के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी प्रकृति का होता है,
और सेकेंड ए उपवर्ग के तत्वों का विन्यास पूर्ण भरा कक्षक होने के कारण स्थायी होता है। तब हम बोलेंगे कि बोरान परिवार के तत्वों की आयनन ऊर्जा सेकेंड ए उपवर्ग के तत्वों से कम होती है। बोरान परिवार के तत्वों की आयनन ऊर्जा सेकेंड ए उपवर्ग के तत्वों से कम होती है, जो वर्ग में नीचे आने पर घटती जाती है, जो वर्ग में नीचे आने पर घटती जाती है। समझ में आ गया क्यों ऐसा है? क्योंकि सेकेंड ए उपवर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है पूर्ण भरा कक्षक होने के कारण, इसलिए उसका विन्यास स्थायी होने के कारण उसका आयनन ऊर्जा अधिक हो जाती है। लेकिन बोरान परिवार के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है, इस कारण इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में सरलता रहती है, अर्थात आयनन ऊर्जा का मान कम होता है। अब इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता इसमें क्या हम बताएंगे कि इन सभी तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता सेकेंड ए उपवर्ग के तत्वों से अधिक होती है, क्योंकि जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी है वो इलेक्ट्रॉन आकर्षित नहीं करते, तो सेकेंड ए की आयनन इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत कम है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन आकर्षित ही नहीं कर पाते हैं, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है, इसलिए अपने को स्थायी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन आकर्षित कर सकता है। तब हम कहेंगे कि बोरान परिवार के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता सेकेंड ए उपवर्ग के तत्वों से अधिक होती है, जो वर्ग में नीचे आने पर घटती जाती है। क्लियर हो गया? अब आते हैं नंबर 9, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती जाती है। तो बोरान परिवार के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता सेकेंड ए उपवर्ग के तत्वों से अधिक होती है। क्या कहेंगे? बोरान परिवार के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता सेकेंड ए उपवर्ग के तत्वों से अधिक होती है, जो वर्ग में नीचे आने पर घटती जाती है। हो गया? अब इसके बाद आते हैं नंबर 10, धन विद्युतीय गुण। धन विद्युतीय गुण का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, और इनके इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो होती है वो सेकेंड ए उपवर्ग के तत्वों से कम होती है। जब सेकेंड ए उपवर्ग के तत्वों से कम होगी तो इनका धन विद्युतीय गुण भी सेकेंड ए उपवर्ग के तत्वों से कम होता है। तो हम बोलेंगे बोरान परिवार के तत्वों का धन विद्युतीय गुण सेकेंड ए उपवर्ग के तत्वों से कम होता है, जो वर्ग में नीचे आने पर बढ़ता जाता है। क्लियर हो गया? अब इसी आधार पर अपचायक गुण आते हैं। अपचायक गुण इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पे ही निर्भर है, और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति सेकेंड ए की अधिक है और थर्ड ए की कम होती है। तो हम क्या बोलेंगे कि इन तत्वों का अपचायक गुण सेकेंड ए उपवर्ग के तत्वों से कम होता है। क्लियर हो गया? बोरान परिवार के तत्वों का अपचायक गुण सेकेंड ए उपवर्ग के तत्वों से कम होता है, जो वर्ग में नीचे आने पर बढ़ता जाता है। इसके बाद आते हैं धात्विय गुण। धात्विक गुण भी इलेक्ट्रॉन त्यागने पर ही निर्भर है। तो क्या बोलेंगे? बोरान परिवार के तत्वों का धात्विक गुण सेकेंड ए उपवर्ग के तत्वों से कम होता है, जो वर्ग में नीचे आने पर बढ़ता जाता है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद आते हैं अधात्वीय गुण। ये पॉइंट होगा नंबर 13, अधात्वीय गुण। अब अधात्वीय गुण बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, तो हम बोलेंगे बोरान परिवार के तत्वों का अधात्वीय गुण सेकेंड ए उपवर्ग के तत्वों से अधिक होता है, जो वर्ग में नीचे आने पर घटता जाता है। ठीक है? तो ये हो गया अधात्वीय गुण। अब आते हैं
ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है तो इसका मतलब बोरान परिवार का अधिक होगा, सेकेंड उपवर्ग का कम होगा। तो हम बोलेंगे बोरान परिवार के तत्वों का ऑक्सीकारक गुण सेकेंड उपवर्ग के तत्वों से अधिक होता है, जो वर्ग में नीचे आने पर घटता जाता है। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम बोरान परिवार के तत्वों के रासायनिक गुण देखेंगे। रासायनिक गुण, इनमें सबसे पहले हम ले लेते हैं जल और वायु से क्रिया। पहला है जल तथा वायु से क्रिया। बच्चों हम एक एक करके पॉइंट बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुन के लिखेंगे कि बोरान जल से क्रिया नहीं करता। बोरान जल से क्रिया नहीं करता, किंतु उच्च ताप पर वायु की O2 से क्रिया कर ऑक्साइड बनाता है। क्या कहेंगे? बोरान जल से क्रिया नहीं करता, किंतु उच्च ताप पर वायु की O2 से क्रिया कर ऑक्साइड बनाता है। समझ में आ गया? फिर अगला पॉइंट Al यानी एल्युमिनियम सामान्य ताप पर, Al सामान्य ताप पर वायु की O2 से क्रिया कर अपनी सतह पर Al2O3 की एक रक्षात्मक परत बनाता है। एक रक्षात्मक परत बनाता है। क्लियर हो गया? हम फिर से बोल दे रहे हैं, Al सामान्य ताप पर O2 से क्रिया नहीं करता, तो Al सामान्य ताप पर O2 से क्रिया कर एल्यूमिना Al2O3 की रक्षात्मक परत बनाता है। इसके बाद है Al गर्म जल को अपघटित कर देता है। एल्युमिनियम गर्म जल को अपघटित करेगा। अब हम ये सारी रिएक्शन यहां पर लिखते हैं, जैसे 4B प्लस 3O2, ये उच्च ताप पर क्रिया हो रही है 700 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये एयर है यानी वायु है। इससे बनेगा 2B2O3 बोरान ऑक्साइड। ठीक इसी प्रकार से 4Al प्लस 3O2, और ये सामान्य ताप पर ही क्रिया हो रही है, तब बनेगा 2Al2O3। एल्युमिनियम धातु गर्म जल को अपघटित करेगा, तो हम यहाँ पर 2Al और 6H2O ले लेते हैं। ये गर्म जल है, ठीक है। इससे क्या बनेगा? कुल मिलाकर के 3H2 ये गैस निकलेंगे और 2AlOH का होल थ्राइस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्लियर हो गया? इसके बाद है गैलियम तथा इंडियम जल व वायु से क्रिया नहीं करते, किंतु फिर से बोल दें, गैलियम तथा इंडियम जल तथा वायु से कोई क्रिया नहीं करते, किंतु थैलियम जल के साथ अपनी सतह पर ऑक्साइड की परत बना लेता है। क्लियर हो गया? तो ये पहला पॉइंट हुआ जिसमें हमने बताया वायु और जल से क्रिया। अब दूसरा है क्षारों से क्रिया। क्षारों से क्रिया करें, इसमें भी हम एक एक करके पॉइंट बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट है कि बोरान केवल उच्च ताप यानी 500 डिग्री सेंटीग्रेड से उच्च ताप पर बोरान क्षारों से क्रिया कर बोरेट बनाता है। अब इसकी क्रिया देखें, बोरान केवल उच्च ताप पर ही क्रिया करेगा, इसका ध्यान रखना है आपको। 2B प्लस 6KOH
और हमने 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले लिया। कुल मिला के 6H हैं, इनको बाहर कर दो, 3H2। अब क्या बचा, 6K हैं, 2 भी हैं, तो 2 कॉमन लेकर के 2K3 6 हो गए। फिर B लगा देंगे और फिर 6 ऑक्सीजन के लिए हमें 2O3 6 हो गए। तो इसे कहेंगे पोटेशियम बोरेट। पोटेशियम बोरेट। अगला पॉइंट है कि Al तथा Ga गैलियम जलीय क्षार से क्रिया करते हैं और ये क्रिया सामान्य ताप पर ही है। अब इसकी क्रिया देखें कि 2Al प्लस 2NaOH प्लस 2H2O जलीय क्षार है। कुल मिला के हाइड्रोजन गिन लो, यहाँ पर कितने हैं, 2 इधर है, 4 इधर, 6 हैं, तो 3H2 निकल गया। अब इससे बनेगा 2NaAlO2, नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो ये एल्युमिनियम ने जलीय क्षार से क्रिया कर दी। अब इसके बाद आते हैं हैलोजन से क्रिया। अब बोरान परिवार के तत्व हैलोजन से क्रिया करेंगे तो इसमें जो पॉइंट होगा कि ये हैलोजन से क्रिया कर MX3 प्रकार के हेलाइड बनाते हैं। इनमें बोरान के हेलाइड सहसंयोजी होते हैं। कैसे होते हैं, सहसंयोजी होते हैं। ये हेलाइड इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों, ये हेलाइड इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण लुईस अम्ल यानी इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही का कार्य करते हैं। समझ में आ गया? जैसे BCl3, BF3, AlCl3, इन सब में कुल मिला के अष्टक से 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, इसलिए ये लुईस अम्ल यानी इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही का कार्य करते हैं। ऐसे ही इसमें दूसरा पॉइंट है कि Al, Ga, In तथा Tl के फ्लोराइड आयनिक होते हैं, जबकि अन्य हेलाइड सहसंयोजी तथा इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं। अब सहसंयोजी कैसे हो गए? क्योंकि ऋणायन का आकार बढ़ जाता है, इसलिए ये सहसंयोजी हो जाते हैं। अब इसके बाद चौथा पॉइंट है कि ऑक्सीजन से क्रिया यानी O2 से क्रिया कराएंगे तो इनके ऑक्साइडों की प्रवृत्ति देखेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन से क्रिया। तो इसमें पहला पॉइंट हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि ये तत्व M2O3, ये तत्व M2O3 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। बोरान के ऑक्साइड अम्लीय, Al व Ga के ऑक्साइड, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि बोरान परिवार के तत्व M2O3 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, जिनमें बोरान के ऑक्साइड अम्लीय, Al और Ga के ऑक्साइड उभयधर्मी तथा In और Tl इंडियम और थैलियम के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तो इस वर्ग में सभी प्रकार के ऑक्साइड आ गए, अम्लीय, उभयधर्मी और क्षारीय। क्लियर हो गया? फिर है इन तत्वों के ऑक्साइडों में क्षारीय प्रकृति, ऑक्साइडों में क्षारीय प्रकृति वर्ग में नीचे आने पर बढ़ती जाती है। हो गया? अब इसके बाद है हाइड्रोक्साइडों की प्रवृत्ति।
हाइड्रोक्साइडों की प्रकृति समझ लें। तो ये सभी तत्व MOH का होल थ्राइस प्रकार के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ये सभी तत्व MOH का होल थ्राइस प्रकार के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इनके हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रकृति वर्ग में नीचे आने पर बढ़ती है। जैसे BOH का होल थ्राइस ये अम्लीय है, AlOH का होल थ्राइस, GaOH का होल थ्राइस ये दोनों उभयधर्मी हैं, और InOH का होल थ्राइस और TlOH का होल थ्राइस ये सब दोनों क्षारीय हैं। तो वर्ग में नीचे आने पर इनकी क्षारीय प्रकृति, हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रकृति बढ़ती जाती है। तो बच्चों ये सबको समझ में आ चुका होगा। आप सभी लोग बहुत ध्यान से अपने नोट्स बनाएंगे और फिर हमको दिखाएंगे।